बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आज की हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जितने भी आपके जो कि पाठ्यक्रम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, इन सभी को उठाकर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही याद मेरा जो है वीडियो आप वॉच कर लेते हो, इन सभी प्रश्नों को समझ लेते हो, तो इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। कल आपका कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर भी लगा हुआ है, तो ये जो पेपर है ये कानपुर विश्वविद्यालय का ही पेपर है। पिछले 3 वर्षों के कानपुर विश्वविद्यालय के पेपर के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे, उन सभी को उठाकर आज की क्लास हम करा रहे हैं। और साथ में यूपी की अन्य जितने भी यूनिवर्सिटी थी, सभी के पेपरों को एनालाइज किया है, और यही क्वेश्चन सभी विश्वविद्यालय में कॉमन थे। तो ऐसा नहीं कि कानपुर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो चलेगा, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों बाद, जिससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को रट ले, क्योंकि यही कल आपके एग्जाम में छपेंगे सेम टू सेम। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पेपर आपका है सोशियोलॉजी का। इस तरह से पेपर आपको नेम आपको देख लेना है। पेपर का आपका नेम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। पेपर का आपका नेम है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का जो है सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का औजित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को जो है सोल्व करूंगा। चलेगा, सेक्शन ए में जो प्रश्न आपके रहते हैं, इसमें टोटल आपके जो कि 9 प्रश्न है जो कि आपको सोल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है, कोई भी इसमें आपका एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं रहता है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला इसमें क्वेश्चन है कि विकास और प्रगति ये क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है। क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट वांटेड है। उसके बाद है कि सामाजिक परिवर्तन के जो चक्रीय सिद्धांत है, जो रेखीय सिद्धांत है, हम दोनों सिद्धांत करा देंगे। हो सकता है इसमें चक्रीय पूछा, हो सकता है रेखीय सिद्धांत पूछ ले, तो इसमें हम दोनों सिद्धांत करा देंगे। इनके बीच में क्या डिफरेंट है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद है सांस्कृतिकरण क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर यहाँ से हम कराएंगे। चलेगा, सबसे पहले प्रगति क्या है और विकास क्या है, इसको समझ लीजिए। तो प्रगति क्या है? प्रगति जो है जब सामाजिक परिवर्तन किसी निश्चित दिशा में होता है, तो हम उसे जो है प्रगति कहते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि आपका गोल क्या है, जैसे कि आपका गोल है कि पढ़ लिख के हमको जो है नौकरी लेना है, तो ठीक उसी प्रकार प्रगति वही है कि जब जो है सामाजिक परिवर्तन किसी निश्चित दिशा में होता है, दिशा का पहले से बोध होता है कि वही दिशा में हम जो है हमको परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, तो उसी को हम प्रगति कहते हैं। यहाँ से मैकेरोन पेज महोदय लिखते हैं कि प्रगति में सामाजिक परिवर्तन की दिशा का ही बोध नहीं होता है, वरन मतलब दिशा का तो बोध होता है, उसके साथ साथ उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की ओर ले जाने वाली दिशा का भी बोध होता है। इसी को हम प्रगति कहते हैं। अगली प्रभात से जो कि हाफ हाउस जी लिखते हैं, कहते हैं सामाजिक प्रगति से तात्पर्य कि सामाजिक जीवन के उन गुणों की वृद्धि से है जिन्हें जो है मनुष्य मूल्यों अथवा जो है विचार युक्त मूल्यों से जो है जोड़ कर सके। और इस प्रकार जो है इसके अनुसार प्रगति से तात्पर्य है कि सामाजिक गुणों में जो है वृद्धि से है, मतलब सामाजिक गुणों में जो वृद्धि होती है, इसी को हम प्रगति कहते हैं। अब विकास क्या है, इसको भी समझ लीजिए। विकास की जब बात आती है, मतलब जो है डेवलपमेंट, तो उस विकास और जो है प्रगति के भांति विकास भी एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक जो है विकास की आवश्यकता सामाजिक प्रगति के लिए जो होती है, मतलब जो है सामाजिक विकास की आवश्यकता किसके लिए होती है, सामाजिक प्रगति के लिए होती है। यहाँ से पार्सियंस महोदय लिखते हैं इसकी परिभाषा, ये कहते हैं कि विकास जो है संकुचित अर्थ में परिवर्तन है। ये कहते हैं कि विकास क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। मतलब जो है पहले आपका जीवन कह सकते हो साधारण सा रहा हो, गरीब रहे हो, अपनी मेहनत से लगन से बाद में जो है अमीर बन जाओ, तो एक प्रकार का डेवलपमेंट ही है, विकास ही है। यह जो है ये कहते हैं कि एक प्रकार का परिवर्तन है। पार्सियंस महोदय वो कहते हैं कि यह जो है वृद्धि, वृद्धि मतलब ग्रोथ से संबंधित है। ठीक है, ग्रोथ मतलब आपने जो है क्या डेवलप किया, क्या आपने जो है किसी चीज़ के कितना आप जो है उसमें बढ़ोतरी किया है। जैसे कि आप पहले गरीब थे, आपने जो है काफ़ी जो है धन कमाने लगे, आपके पास धन आ गया, तो ये कहते हैं कि विकास जो है संकुचित अर्थ में एक परिवर्तन है, यह जो है वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, जो पहले से ही किसी वस्तु में गुप्त अवस्था में विद्यमान है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब इसके बीच में डिफरेंट क्या है, इसको भी समझ लीजिए। हम इसके बीच में अंतर की बात करें, मुख्य अंतरों की, तो प्रगति और विकास के बीच में काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अंतर है, जो कि हम समझेंगे एक एक पॉइंटों के माध्यम से। पहला जो कि हम प्रगति की जब बात करते हैं, तो प्रगति जो कि इच्छित परिवर्तन है, अतः जो है इसमें दिशा पहले से निश्चित होती है। तो प्रगति क्या है, इसमें दिशा का पहले से बोध होता है। लेकिन विकास क्या है, विकास जो है कल्याणकारी परिवर्तन है, जो आर्थिक विकास और भौतिक समृद्धि से संबंधित होता है।
अगले धर्मांतर की बात करें तो प्रगति जो है प्रयुक्त रूप से मूल जो है निर्णय से संबंधित होता है, जबकि विकास मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। और यदि हम अंतर की बात करें तीसरे अंतर की, तो प्रगति में परिवर्तन के कारण एक अवधारणा अपने जो है अंतिम स्तर को जो है प्राप्त होती है, और जबकि विकास में जो है अंतिम स्तर की ओर ले जाने का एक साधन है ये। फिर इसमें चौथा जो अंतर है, प्रगति का संबंध जो है संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक जो पहलू है, ठीक है, इनमें से जो है किसी से भी हो सकता है। लेकिन विकास क्या है, विकास का संबंध जो है संस्कृति के भौतिक पहलू से ही इसका संबंध होता है। अगला भी अंतर की प्रगति का संबंध जो है सामूहिकता से होता है, ग्रुप से होता है, जबकि जो विकास होता है ये व्यक्तित्व भी हो सकता है, सामूहिकता दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो ये थे इनके बीच में डिफरेंट जो कि अंतर आपको लिखना अपने एग्जाम में। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक परिवर्तन में जो चक्रीय सिद्धांत है, जो रेखीय सिद्धांत है, आपके पाठ्यक्रम में जो कि चक्रीय सिद्धांत पूछा है, तो यहाँ से मैं रेखीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत करा दूंगा, और इसके बीच में डिफरेंट क्या है ये भी हम साथ में कराते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से मैंने रखा है, आपके पाठ्यक्रम से कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, इसी आज की क्लास के माध्यम से करा रहे हैं। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही रामबाण की आज की हमारी क्लास ये साबित होगी। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत रेखीय सिद्धांत क्या है, इसके बीच में डिफरेंट क्या है, ये भी हम समझेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अनुसार, अब सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत क्या है इसको समझो। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कभी जो है कभी भी एक जो है विशेष दिशा की ओर जो है नहीं होता है। मतलब जो है सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत कहता है, ये कहता है कि सामाजिक जो परिवर्तन है कभी भी एक दिशा की ओर नहीं होता इसमें। ठीक है, जीवन चक्र के समान इस परिवर्तन में भी जो एक चक्रीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतलब जो है जो चक्रीय परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है कहता है कि जो सामाजिक परिवर्तन है एक चक्र की भांति कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ से फिर ये जो है इस तरह से जो है गोल गोल घूमता रहता है, चक्र की भांति इसमें परिवर्तन होता रहता है। मतलब जिस बिंदु से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर दोबारा फिर यहाँ आके मिलता है, इसी को हम चक्रीय सिद्धांत कहते हैं जो है सामाजिक परिवर्तन का। ठीक है, मतलब जो है जीवन चक्र के समान इन परिवर्तनों में भी एक चक्रीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत के यदि हम समर्थकों की बात करें तो स्पेगलर, सोरोकिन और टैनबी, पैरेटो इसके जो है समर्थक हैं। जबकि रेखीय सिद्धांत क्या है, रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति एक ही दिशा में आगे की ओर जो है बढ़ने की होती है। अब रेखीय परिवर्तन क्या है, रेखीय जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा कि रेखा में, एक सीधी रेखा में। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ तो यहाँ से बढ़कर इस तरह से आगे की ओर परिवर्तन हुआ, और जहाँ जिस बिंदु से परिवर्तन शुरू होता है रेखीय, उस बिंदु पर दोबारा वह जो है नहीं लौटता है। मतलब इस तरह से आगे और बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात उस बिंदु पर कहाँ लौट पाएगा। तो इसी को हम रेखीय जो है परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो है रेखीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं जो कि कांट, मार्क्स, स्पेंजर जो है हाबहाउस, इनका काफ़ी इसमें जो है योगदान रहा है। तो इस तरह से इनके बीच में आपको जो है लिखना है। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन इसमें मैंने आपको रखा है कि सांस्कृतिकरण क्या है। ठीक है, सांस्कृतिकरण क्या है, क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट वांटेड है, आपके एग्जाम में बनेगा, इसको समझ लीजिए। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का सदस्य अथवा जो है वह जो है जाति अपने से उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमान का जो है अनुकरण इसलिए करती है ताकि उसकी भी जो परिस्थिति है, जो उसका स्टेटस है, वो भी उच्च हो जाए। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा और जो है शब्द का समाजशास्त्री विवेचन सर्वप्रथम एम एन श्रीनिवास ने किया है। तो सांस्कृतिकरण क्या है, सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई नीची जाति का व्यक्ति कोई ऊंची जाति के व्यक्ति के सारी कर्मकांड को कह सकते हो फॉलो करता है। जैसे कि जो ऊंची जाति का व्यक्ति है उसका पहनावा कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका जीवन शैली कैसे है, और जो है पूजा पद्धति कैसे करता है, उसका सारा का सारा लाइफ स्टाइल, यहाँ तक उसकी कल्चर को भी फॉलो करता है। किस लिए फॉलो करता है नीची जाति का व्यक्ति, ताकि उसकी भी जो स्टेटस है, जो स्थिति है, ऊंची हो सके। इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, जो कि सांस्कृतिकरण की परिभाषा या फिर कह सकते हो इसका जो समाजशास्त्री विवेचन सर्वप्रथम एम एन श्रीनिवास ने किया था। अतः इसकी परिभाषा को भी इन्होंने स्पष्ट किया है, जो कि हम यहाँ से आगे समझेंगे। ये लिखते हैं कि सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू, मतलब कोई नीची जाति का हिंदू, फिर अन्य कोई जाति का नीची जो जाति है, या फिर कोई जनजाति अथवा जो है अन्य किसी ऊंचे जाति के
व्यक्ति का जो है उसकी जो जाति के जो ऊंची जाति का कोई व्यक्ति है उसकी जो रीति रिवाज है, ठीक है, उसके जो कर्मकांड है, उसकी जो विचारधारा, उसके जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसको फॉलो करता है और इसी प्रकार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। किस लिए ढालता है? ताकि उसकी भी स्थिति जो है समाज में ऊंची हो सके। इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आशा करता हूँ आपको रट गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्रमिक आंदोलन क्या है और दलित आंदोलन क्या है, इन दोनों को हम समझेंगे। क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या अर्थ है, उसके बाद किसान आंदोलन क्या है, इन सभी को हम समझेंगे। सबसे पहले श्रमिक आंदोलन क्या है। श्रमिक मतलब होता है जो लेबर आपके मूवमेंट होता है, जिसको मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ठीक है, जैसे कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के घंटों का जो है पालन, कारखानों के अंदर जो है काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार, औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध, आवश्यकता अनुसार जो है हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के लिए उचित रहन सहन की जो है व्यवस्था, श्रमिकों के जो आश्रितों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था आदि जो है श्रम आंदोलन श्रमिकों के लिए कारखानों के अंदर और कारखानों के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, मतलब जो भी लेबर किसी कंपनी में कार्य करने जाते हैं तो उन लेबर को जो भी कंपनी में जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरी होनी चाहिए। उनके जो बाल बच्चे हैं, जो उनकी बाहरी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी सारी की सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। जब कारखाना जो मालिक है जब इन शर्तों को पूरी नहीं करता तो सभी लेबर एकजुट होकर एक आंदोलन करते हैं, इसी को हम श्रमिक आंदोलन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, केवल क्वेश्चन का बेस आपको समझना, आपको लिखना है। भाई जी इसमें लिखा हुआ है कि श्रमिकों के जो है आश्रितों, मतलब श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए उचित जो है शिक्षा की व्यवस्था आदि जो है श्रम आंदोलन श्रमिकों के लिए कारखानों के अंदर, कारखानों के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो श्रमिक आंदोलन इसके लिए बाध्य होते हैं और जो है श्रमिक सभी लोग एकजुट होकर आंदोलन करते हैं, इसी को हम श्रमिक आंदोलन कहते हैं। अगला फिर आंदोलन है कि दलित आंदोलन। दलित आंदोलन काफी इससे आप सभी लोग परिचित भी होंगे, ठीक है। तो दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं उनके विरुद्ध और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन, इसी को हम दलित आंदोलन कहते हैं। आज भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव से लेकर कस्बे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी दलितों के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी, अंबेडकर ने जो है दलितों को के लिए जो है आवाज़ उठाई और प्रांतीय स्तर पर अनेक नेता दलितों की समस्याओं के लिए जो है संघर्ष किए। और दक्षिण में नदारो जो है आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नामसूत्र आंदोलन, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन जो है प्रारंभ किए गए थे दलितों के जो है हितों के लिए, ठीक है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था उसको समाप्त करने के लिए। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से अब क्रांतिकारी परिवर्तन किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। तो ऐसे परिवर्तन जो शीघ्र अथवा अचानक होते हैं, मतलब जो है ऐसे परिवर्तन, ऐसा चेंजेस समाज में जो अचानक से होता है और एक समाज का एक बड़ा भाग प्रभावित होता है, उसी को हम क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जैसे कि बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ये सभी जो है परिवर्तन हुए हैं, ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन के एग्जाम्पल है। उन्हें जो है क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाता है। उनका जो है प्रमुख कारण है इन जो है परिवर्तनों के द्वारा जो यूरोपीय जो गैर यूरोपीय समाज की जो संरचना है उसमें होने वाला मूल चोट परिवर्तन है। राजनीतिक जो है क्रांतियों तथा जो है पूंजीवादी व्यवस्था से भी जो है बड़े पैमाने पर जो है परिवर्तन होते हैं। इन्हें जो है क्रांतिकारी परिवर्तन की श्रेणी के अंतर्गत जो है रखा जा सकता है। समान रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन शब्द का प्रयोग तेज और अचानक, आकस्मिक मतलब होता है अचानक, और अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जो अचानक से जो है चेंजेस आता है समाज में, उसी को हम कह सकते हो क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब कृषक आंदोलन क्या है, जिसको हम किसान आंदोलन भी कहते हैं। तो किसान आंदोलन क्या है, जैसे कि किसान की जो भी शर्तें होती हैं, ठीक है, उन शर्तों की जो पूरा नहीं करते हैं तो किसान भी एकजुट होकर आंदोलन करते हैं। बहुत सारे आंदोलन अभी हाल ही में हुए किसान को लेकर। तो कृषक आंदोलन जो कि ये आज कोई नया ये विषय नहीं है, कृषक आंदोलन को लेकर बहुत पहले से आंदोलन होते रहे हैं। तो उसको हम समझेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने के कारण कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई और भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमजोर होते चले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसान लगान की ऊंची दरें, जमींदारी क्षेत्र में जो है बेगार प्रथा की कठोरता और अनेक जो नियम विरुद्ध बेदखली से जो है परेशान होने के कारण कृषक आंदोलन जो है सक्रिय होता था। मतलब जो है पहले क्या था, अंग्रेजों के शासनकाल में काफ़ी लगान लेते थे, टैक्स लेते थे, ठीक है,
इसके कारण कहीं ना कहीं देखा है तो कृषक आंदोलन काफ़ी मजबूर हो गए थे इस आंदोलन को करने के लिए। किसान जो है महाजनों से बहुत जो है ऊंची दरों का ऋण लेने के लिए विवश हुए। कालांतर में इसका प्रभाव किसानों की बढ़ी हुई गरीबी के रूप में जो उजागर हुआ। और प्रारंभिक जो है कृषक आंदोलन में नील आंदोलन जो कि बंगाल में 1859 से लेकर 60 में हुआ, सक्रिय हुआ। उसके बाद 20वीं शताब्दी का कृषक आंदोलन जो है 19वीं सदी के कृषक आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित और सफल था। तो इस तरह से आपको लिखना है, मतलब जो है आप ऐसे बनाकर भी लिख सकते कृषक आंदोलन जो किसानों को जो भी ज़रूरतें होती हैं जब उनका नहीं पूरी की जाती हैं तो कृषक एकजुट होकर एक आंदोलन करते हैं, इसी को हम जो है कृषक आंदोलन कहते हैं। ठीक है। या फिर कुछ ऐसी जो है सरकार के द्वारा नियम बना दिए जाते हैं जिसके द्वारा, जैसे कि टैक्स के वगैरह, या फिर अन्य कोई चीज़ें जिसके द्वारा किसानों का शोषण होता है, तो सभी किसान एकजुट होकर कह सकते हैं आंदोलन करते हैं, इसी को हम कृषक आंदोलन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ आपको समझाना है। पश्चिमीकरण का अर्थ क्या है, स्थानीयकरण क्या है, हम तीनों को समझेंगे यहाँ से। सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है इसको समझ लीजिएगा, जिसको हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? वैश्वीकरण से तात्पर्य कि विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसकी एकीकरण से है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक, आपदा प्रतिबंधित जो आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, किसी वस्तु का हो सकता है, सेवा का हो सकता है, पूंजी का हो सकता है, किसी भी चीज का जो व्यापार होता है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी देश में कुछ चीज़ें जो कि ज़्यादा जो है उत्पन्न होती हैं तो उनको बेचकर जो है धन कमाया जाता है। जो चीज़ें यहाँ पर नहीं जो है उत्पन्न होती उनको दूसरे देशों से मंगाया जाता है। जैसे कि तेल वगैरह भारत में नहीं निकलता इतना, तो जो है दूसरे देशों से मंगाया जाता है, तो इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि वैश्वीकरण से तात्पर्य कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण की प्रक्रिया से है। प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ जो वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक, आपदा प्रतिबंधित जो आदान प्रदान होता है वही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण जो है तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग पर, मतलब इसके रास्ते में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न न किया जाए और इन्हें जो है कोई ऐसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो। मतलब जो है ये जो है तभी आदान प्रदान इसका सही से चल सकता है जब कोई देश जो है अवरुद्ध ना हो, कोई लड़ाई दंगा ना उत्पन्न हो, और जो है समान नियम के अनुशासन में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं और यही जो है वैश्वीकरण है। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से पश्चिमीकरण क्या है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी समाज अपनी संस्कृति और मूल्यों को अन्य समाजों और देशों पर जो है थोपते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है यहाँ पर रहते हो, आप जाकर किसी जो है दूसरे देश में बस जाओ तो वहाँ की जो संस्कृति है पश्चिमी देशों की, तो आप जो है इसमें जब मिल जाते हो, फिर जो पश्चिमी देश की जो वहाँ की कल्चर है, जैसे कि जो कि पहले इंडियन की जो कल्चर था, पहनावा इतना जो कि खराब नहीं था, काफ़ी अच्छा था। आज जो कि कैसा हो गया है, जो कि ये सब पश्चिमीकरण के कारण हुआ है। अन्य देशों की नकल करते हैं, शॉर्ट में कपड़े पहनते हैं, इस तरह से ये सब पश्चिमीकरण के द्वारा ही संभव हुआ है। तो पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पश्चिम देशों की जो संस्कृति है, वह जो कल्चर है, उसको जो अपनाते हैं अभी अन्य देश पर जो थोपते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी संस्कृति, जीवन शैली, संस्थाओं को जो है अपनाया जाता है, इसी को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। ऐसे कह सकते हो कि पश्चिम देशों की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कल्चर, वहाँ की जो पहनावा, वहाँ का जो रहन सहन है, जब उसको कोई दूसरा देश जब अपनाता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारत अपनाए, तो इसको हम पश्चिमीकरण कहते हैं। इसमें जो है उद्योग हो सकता है, ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी हो सकता है, शिक्षा का भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र में जो है पश्चिमीकरण किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। कोई भी चीज़ को जो है अपनाना, पश्चिम देशों की राजनीति को अपनाना, जीवन शैली, वहाँ की कानून जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन इसमें शामिल है। यह अक्सर जो है मजबूरी या जो है प्रभाव के कारण होता है। इसकी वजह से सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी जो है होते हैं। उसके बाद है कि स्थानीयकरण क्या है, इसको भी समझेंगे। इसकी परिभाषा यहाँ से हम समझेंगे। सबसे पहले तो स्थानीयकरण क्या है, विरासत परंपरा के तत्व का, मतलब कोई विरासत परंपरा का कोई तत्व है, ठीक है, इसका जो है नीचे की ओर जो है बढ़ना और लघु परंपरा के तत्वों
के साथ मिल जाना ही स्थानीयकरण है प्रक्रिया। मतलब जो है कोई बृहत परंपरा का कोई तत्व है, उसका जो है नीचे की ओर जो है बढ़ना और लघु परंपरा के जो तत्व हैं उनके साथ मिल जाना, यही स्थानीयकरण कहलाता है। अब जो है यहाँ की इसकी हम विशेषताओं की हम बात करें स्थानीयकरण की, तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा बृहत परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा के जो तत्व होते हैं उससे में जो है जुड़ जाते हैं। ये स्थानीयकरण की परिभाषा समझो या फिर इसकी विशेषता समझो। दूसरी भी विशेषता है, स्थानीयकरण की प्रक्रिया जो है लघु समुदाय की रचनात्मक शक्ति को प्रकट करती है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, स्थानीयकरण की प्रक्रिया के कारण बृहत परंपराओं के जो प्रारंभिक स्वरूप जो धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है परिवर्तन होकर नए स्वरूप में जो परिलक्षित होते हैं। इस तरह सबको लिखना है इसके बारे में। फिर है सार्वभौमिकीकरण क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिए। तो सार्वभौमिकीकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया है। मैके मैरियट ने जो है सार्वभौमिकीकरण का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और उसके अधिक विस्तार देने के व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया है। मैके मैरियट ने सार्वभौमिकीकरण की परिभाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब लघु परंपरा के तत्व, ये कहते हैं जैसे कि जब लघु परंपरा के तत्व, लघु परंपरा जैसे कि इसमें देवी देवता प्रथाएं जो संस्कार है जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये तत्वों में जब वृद्धि होती है, इनको मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो उनका क्षेत्र क्या है, विस्तृत हो जाता है, तो उनका मूल स्वरूप परिवर्तित होता है और बृहत परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। अभी आपने स्थानीयकरण पढ़ा है, स्थानीयकरण में क्या है, बृहत परंपरा के तत्व नीचे की ओर हो जाते हैं। मतलब जो है मान लो कोई जो है धर्म को ज्यादा लोग मान रहे थे, फिर उसको जो है कम मानने लगे, तो स्थानीयकरण ही हुआ। और ये क्या है, सार्वभौमिकीकरण क्या है, इसमें जब लघु परंपरा के तत्व जैसे कि देवी देवता जो प्रथाएं जो संस्कार हैं, इसमें जब वृद्धि होती है, इसको मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो इसका जो क्षेत्र क्या होता है, व्यापक हो जाता है, इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनका मूल जो है स्वरूप जो है परिवर्तित होता है और ये बृहत परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। अब इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया में लघु परंपराएं बृहत परंपराओं के निर्माण का आधार बनती हैं, यद्यपि वे अपने मूल स्वरूप को भी बनाए रखती है। अगली भी विशेषता है कि सार्वभौमिकीकरण के लघु परंपरा के तत्व जो है स्थानीय क्षेत्रों से हटकर राष्ट्रीय स्तर की ओर जो आगे बढ़ते हैं और फैलते हैं। उसके बाद है सार्वभौमिकीकरण के कारण जो लघु परंपराएं होती है बृहत परंपरा में रूपांतरित होती है, यद्यपि दोनों का स्वरूप कायम रहता है। उदाहरण के तौर पर मैके मैरियट ने कहा है कि किशनगढ़ी में जो कि सौरती पूजा का प्रचलन कालांतर में बढ़कर लक्ष्मी पूजा के रूप में बदल गया, जो पूरे भारतवर्ष में दीपावली के अवसर पर मनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही हम बारीकी से लेके आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, तो इसको भी देखिएगा। तो इसका जो पहला अंतर है, स्थानीयकरण क्या है, स्थानीयकरण में जैसे कि जो बृहत परंपरा का कोई तत्व है, मतलब किसी मान लो कोई फॉर एग्जांपल कोई धर्म है या फिर कोई देवी देवता है जिसकी जो है पूजा काफ़ी लोग करते हैं, उसको मानते हैं, तो उसको कुछ दिनों के बाद उसको कम मानने लगे, उसका बृहत था पहले, अब उसकी संख्या कम हो जाए समाज में, तो उसको हम कहते हैं स्थानीयकरण। जबकि सार्वभौमिकीकरण क्या है, जब कोई लघु परंपरा का तत्व जैसे किसी जो है धर्म को कम लोग मानते थे, अचानक से ज़्यादा लोग मानने लगे, तो उसको सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। वही इसके बीच में सबसे मेन अंतर है। तो स्थानीयकरण में बृहत परंपरा के तत्व नीचे की ओर आकर जो है छोटी परंपरा को जो है विकसित करते हैं, जबकि सार्वभौमिकीकरण में लघु परंपरा ऊपर की ओर जो है विकसित होकर पूरे देश में अपना प्रभाव डालती है, जिसे बृहत परंपरा कहते हैं। अगले अंतर की बात करें, स्थानीयकरण में जो है क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि सार्वभौमिकीकरण में परंपराओं का क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत होता है। उसके बाद स्थानीयकरण में जो है स्थानीय विश्वासों और कर्मकांडों की संख्या जो है बढ़ती है, जबकि सार्वभौमिकीकरण में स्थानीय विश्वासों कर्मकांडों का महत्व जो है घटता है। उसके बाद है सार्वभौमिकीकरण में लघु परंपराएं विकसित होकर बृहत परंपरा का रूप धारण करती हैं, जबकि बृहत परंपरा
जबकि बृहद परंपरा लघु परंपरा में जो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, इसके बीच में अंतर। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है। सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न कारक हैं उसकी भी चर्चा आपको करना है। फिर है विकास का अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। अगस्त काम्पटे का विकास जो सिद्धांत है उसको संक्षेप में लिखना है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसका सबसे पहले आप अर्थ समझ लीजिए, इसकी परिभाषा समझ लीजिए, इसकी प्राकृत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हम सभी यहाँ से करा रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन को यदि हम बहुत ही साधारण शब्दों में कहें, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो सामाजिक, दूसरा है परिवर्तन। सामाजिक का मतलब होता है समाज, परिवर्तन मतलब होता है इसमें कोई चेंजेस आना, उसमें कोई बदलाव आना, मतलब समाज में जो बदलाव होता है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा है, सब समझेंगे। प्रत्येक जो कि सामाजिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है, चाहे कोई भी समाज हो, सभी में जो है सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। और सामाजिक व्यवस्था के निर्णायक तत्व जो है मनुष्य होते हैं, क्योंकि समाज जो कि मनुष्य के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है, उसमें भी जो है आए दिन परिवर्तन होता रहता है। जैविक दृष्टि से जो है परिवर्तन जो है नित्य प्रतिदिन जो है होते रहते हैं। मतलब जो है जैविक दृष्टि से हम देखें तो परिवर्तन रोज होते रहते हैं। आज जो है किसी शिशु की जो शारीरिक संरचना है, मतलब कोई मान लो आज कोई शिशु पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो उसमें जो है कल परिवर्तन अवश्य होगा। और आज का जो निर्बल शिशु है, कुछ दिनों के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव व्यवहार शारीरिक स्वरूपों में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। यही सामाजिक परिवर्तन है। इसके अर्थ हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि समाज की संरचना, अर्थात सामाजिक जो अंतःक्रियाएं हैं उसमें जो परिवर्तन होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी स्थिति में हो सकता है। पहले आप गरीब थे, अब अमीर हो गए, या फिर अब पहले गरीब थे, मतलब अमीर थे, अब गरीब हो गए। तो परिवर्तन किसी क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है और जनसंख्या के क्षेत्र में हो सकता है। पहले आबादी कम थी, अब ज़्यादा हो गई, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। अगली भी परिभाषा से है सामाजिक परिवर्तन से प्राय उस स्थिति से है जिसमें समाज के द्वारा स्वीकृत संबंधों, प्रक्रियाओं, प्रतिमानों, संस्थाओं का इस रूप में सीमा तक परिवर्तित हो जाता है कि उनमें पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब परिवर्तन इस तरह का है सामाजिक परिवर्तन जिसमें दोबारा स्थिति पे लौट नहीं पाता है व्यक्ति। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले व्यक्ति जो कि कम आबादी थी, अब ज़्यादा हो गई, तो अब कम आबादी तो हो नहीं पाएगी। तो सामाजिक परिवर्तन ऐसी ही स्थिति है जिसमें पुनः जो है अनुकूलन की स्थिति में लौट नहीं पाता है व्यक्ति। अगली परिभाषा जो कि गिन्सबर्ग जी लिखते हैं, कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है हमारा कि सामाजिक ढांचे में है। मतलब सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन है, जैसे कि सामाजिक ढांचे में आपका जो मनुष्य आता है, मनुष्य के व्यवहार में चाहे परिवर्तन हो, अभी मनुष्य के जो है रहन सहन में परिवर्तन हो, फिर उसकी जीवन शैली में परिवर्तन हो, उसके पहनावे में परिवर्तन हो, अभी उसकी पूजा पद्धति में परिवर्तन हो। तो इस तरह से परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, तो ये लिखते हैं गिन्सबर्ग जी कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, अर्थात समाज के आकार और इसके जो विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा जो है समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ से किंसले डेविड जी भी लिखते हैं, बहुत ही अच्छी परिभाषा है, कहते हैं सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की जो संरचना है, समाज के जो कार्य हैं, ठीक है, इससे उत्पन्न होती है। इसमें जो भी परिवर्तन होता है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। सामाजिक परिवर्तन की प्राकृतिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको भी समझ लीजिए। समाज कोई ऐसी जो है सत्ता नहीं है जो निश्चित रूप से प्राप्त कर चुकी हो। मतलब जो है जो समाज है कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो एक निश्चित रूप जो है प्राप्त कर चुकी है। मतलब एक निश्चित रूप, क्योंकि समाज में आए दिन परिवर्तन होता रहता है। यह एक जो है प्रक्रिया है जिसमें जो है निरंतरता जो है पाई जाती है। आज जो परिवर्तन का स्वरूप समाज में है वह कल जो है नहीं रहेगा। और यही नहीं बल्कि विभिन्न समाज में भी परिवर्तन की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। सभी जो है समाजों में व्याप्त परिवर्तनशीलता का साक्षी इतिहास है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुष्ठानों अन्वेषणों में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन की गति भी जो है तीव्र होती जा रही है। और जो है संचार और यातायात के साधनों में इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक परिवर्तन होगा अथवा नहीं, यदि होगा तो तीव्र अथवा मंद, या जो है
अधिकार पूर्वक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन कैसा होगा, जो है जल्दी से होगा फिर मंद गति से होगा, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मानव स्वभाव प्रवृत्तियां परिवर्तनशील है, अतः भविष्यवाणी करना कठिन है। मतलब परिवर्तन अब कैसा आगे होगा समाज में, तो इस चीज की भविष्यवाणी करना, कल्पना करना ये कठिन है। ठीक है। और सामाजिक परिवर्तन का जो स्वरूप है यद्यप विभिन्न प्रकार का है, फिर भी विश्व के प्रत्येक समाज में परिवर्तन असंभावी है, और इसी गुणों के कारण इसे जो है सार्वभौमिक कहा जाता है। अब यहाँ से संरचना का परिवर्तन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जब पूरी संरचना में परिवर्तन मौजूद होता है तो इसे जो है संरचना के परिवर्तन के रूप में जो है जाना जाता है। यह जो है उच्च स्तर का परिवर्तन, अर्थात पूर्ण समाज में परिवर्तन जिसके कारण अंतर्निहित धर्म, जाति आदि जब बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक सामाजिक समाजवाद से पूंजीवाद में बदल जाता है, ठीक है, इसके विपरीत। तो यही होता है जो है संरचना का परिवर्तन, मतलब पूरी संरचना में जब बदलाव हो जाता है। मतलब जैसे कोई एक जाति है, उस जाति का दूसरे जाति में बदल जाना, अभी कोई एक धर्म है, उस धर्म को दूसरे धर्म में बदल जाना, तो ये होता है संरचना का परिवर्तन। ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है सामाजिक परिवर्तन की, भी समझ लीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन की बहुत सारी विशेषता है। परिवर्तन जो कि प्राकृतिक, शाश्वत और सर्वव्यापी नियम है। सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन ना होते रहते हो, क्योंकि समाज में परिवर्तन रोज जो है दिन पर दिन होते रहते हैं। इसकी जो पहली विशेषता है अनिवार्यता, दूसरी है सार्वभौमिकता। सामाजिक परिवर्तन की गति, कारण और समय के कारण जो है प्रभावित होती है। मतलब जो है सामाजिक परिवर्तन की जो गति है ये समय कारण से जो है प्रभावित होती है। इसमें जटिलता होती है और भविष्यवाणी करना जो है संभव है। सामुदायिक परिवर्तन एक जो है सापेक्ष धारणा, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ क्या है, इसको समझाइए। विकास का अर्थ है कि प्रगति, और जो है प्रगति से अर्थ होता है कि जिसमें समाज और व्यक्तियों का सुधार है। विकास का मतलब होता है प्रगति, मतलब मनुष्य की प्रगति का होना, और प्रगति का अर्थ होता है कि जो समाज है उसमें जो व्यक्ति रहता है उसकी स्थिति में सुधार से है। अगस्त्य कम्टे का सिद्धांत कहता है कि समाज जो है 3 चरणों से गुजरता है। एक है धार्मिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है सकारात्मक, जो विश्वास से जो है वैज्ञानिक ज्ञान तक की प्रगति को दर्शाता है। यह समाजशास्त्र के जो है संस्थापक अगस्त्य कम्टे का 3 चरणों का नियम के नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो इसको हम समझेंगे, उससे पहले विकास का अर्थ है क्या, इसको समझ लीजिए। तो विकास का अर्थ है कि समाज में जो है सुधार और प्रगति करना। विकास क्या है, विकास जो है समाज में सुधार करना है और प्रगति करना है, और जिससे जो है प्रत्येक जो व्यक्ति है अपनी जो पूरी क्षमता तक पहुंच सके। यह एक जो है क्रमिक प्रक्रिया है जो सरल से जटिल की ओर जो है बढ़ती है, और इसमें जो है लोगों में जो है निवेश करना और बाधाओं को जो है दूर करना इसमें शामिल है। अब इनका जो सिद्धांत है अगस्त्य कम्टे का 3 चरणों का, इसको भी समझ लीजिए। पहला इसमें चरण है कि धार्मिक चरण। तो यह सबसे शुरुआती चरण है जब समाज अलौकिक जो है शक्ति, जैसे कि देवी देवताओं, जादू टोना में जो है विश्वास रखता है। तो इसमें सभी घटनाओं को ईश्वर की इच्छा का परिणाम जो है माना जाता है। कहते हैं कोई भी घटना होगा ईश्वर का जो है के द्वारा ही घटित होती हैं। उसके बाद आता है दूसरा चरण आध्यात्मिक चरण। तो इस चरण में जो है सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उसको समझने के लिए अमूर्त और दार्शनिक विचार का प्रयोग जो है किया जाता है। इसमें त्याग जो है सार्वभौमिक अधिकारों और स्वतंत्रता की तलाश का दौर था। उसके बाद आया है सकारात्मक चरण, जो कि तीसरा इसका चरण है। तो यह जो है सबसे उन्नति चरण है जिसमें समाज वैज्ञानिक पद्धति और अवलोकन पर जो आधारित होता है। मतलब कोई भी घटित होती कोई घटना तो उसका वैज्ञानिक कारण ढूंढता है, ठीक है, ना कि कोई प्राकृतिक, ना तो कोई देवी देवता नहीं ढूंढता है, जबकि एक साइंटिफिक रीजन ढूंढता है कि आखिर कैसे ये जो है घटना घटित हुई। वैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों का जो है उपयोग करके दुनिया को जो है समझा जाता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक विचार से नहीं। उसके बाद है कम्पटे के ने जो है इन चरणों में जो है समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, जिन्हें उन्होंने जो है विज्ञान की रानी जो है कहा है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला भी क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का जनसांख्यिकीय सिद्धांत क्या है, और जनसांख्यिकी के जो मल्था सिद्धांत इसका भी वर्णन करना है। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको भी हम समझेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन का जनसांख्यिकीय सिद्धांत क्या, इसको समझ लीजिए। तो ये सिद्धांत बताता है कि जो जनसंख्या है इसकी संरचना और उसमें होने वाला बदलाव, जैसे कि जनसंख्या में मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, और प्रवासन क्या, मतलब जो है निवास क्या है, तो ये समाज में परिवर्तन लाते हैं। यह सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले सामाजिक परिवर्तनों, जैसे कि
तकनीकी जो है नवाचारों, शहरीकरण को भी जो है संबोधित करता है। साथ ही जनसंख्या में गिरावट और अस्थिरता के कारण होने वाले जो परिवर्तन है उसको भी इससे जो है देखा जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जो कि मल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो मल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय रूप से, जनसंख्या जो है ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जैसे कि 1, 2, उसके बाद जो है 4, उसके बाद 8, उसके जो है 2 गुना बढ़ती है। और जबकि जो खाद्य पूर्ति है, मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं एक अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, मतलब 1, 2, 3 करके बढ़ती हैं। तो इस कारण जनसंख्या हमेशा भोजन से आगे निकल जाएगी। तो ये मल्थस जी कहते हैं कि जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उनकी जो है जो संख्या है बहुत ही धीरे से उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये कहते हैं ऐसा ही यदि रहा तो जनसंख्या जो है काफ़ी आगे निकल जाएगी, ठीक है, और जो है हमेशा भोजन से आगे निकल जाएगी, जिससे जो है युद्ध, अकाल और जब बीमारी जैसे सकारात्मक जांच के कारण जनसंख्या में कमी आएगी। और मल्थस ने इसे जो है नियंत्रित करने के लिए निवारक जांच के रूप में नैतिक जो है संयम, जैसे कि विवाह देरी से करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने की सिफारिश जो है की है। ये कहते हैं कि आज जो समय चल रहा है जनसंख्या जो है बहुत ही ज्यामितीय रूप से बढ़ रही है, जैसे कि इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, स्क्वायर के रूप में, 2 दूना 4 के रूप में, जबकि खाद्य पूर्ति जो है एक अंकगणितीय रूप में 1, 2, 3 के रूप में बढ़ रही है। तो इस तरह से कह रहे हैं यदि ऐसा ही रहा तो जो जनसंख्या है भोजन से काफ़ी आगे निकल जाएगी। जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो युद्ध होगा, अकाल पड़ेगा, बीमारी आएगी, ठीक है, तो इस तरह से फिर जनसंख्या कम होगी। तो इससे पहले ही ये कहते हैं कि जनसंख्या को यदि कम किया जा सके उसको कम कीजिए, ठीक है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करके, विवाह देर से करके। तो इस तरह से जो है इसको एक संतुलित बनाया जा सकता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से अगला जो क्वेश्चन था कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसका भी वर्णन कीजिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो आज विश्व जो है समाज में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त जो है कारण सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसने जो है सामाजिक संबंधों को न केवल तीव्र गति से परिवर्तन किया है अपितु उसमें जो है क्रांति का श्री गणेश भी कर दिया है। परंपरागत जो है सामाजिक संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव इसी सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है। और फिर आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि 20वीं सदी का सामाजिक परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। विज्ञान के अनेक चमत्कारों में एक चमत्कार सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति है। सभ्यता के विकास में प्रारंभिक दिनों में सूचनाओं का प्रसारण नहीं के बराबर था, इसीलिए एक स्थान पर घटी घटना कोई अन्य जगह पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। हमने देखा होगा पहले सूचनाओं का इतना प्रसार नहीं था, कोई रिश्तेदार खत्म हो जाता था, मर जाता था, तो अन्य रिश्तेदारों को सूचना ही नहीं मिल पाती थी। आज क्या है, आज सूचना प्रौद्योगिकी आ गई, फट से फ़ोन मिलाया जाता है कि फलाने खत्म हो गए, तो इस तरह से जानकारी हट जाती है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। पहले क्या था, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो कि डाक के द्वारा चित्र जो कि भेजे जाते थे, जो भी संदेश वगैरह होते थे, उससे पहले कबूतर का प्रयोग करते थे। लेकिन आज क्या है, आज सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, फट से जैसे इधर से मैसेज आपने भेजा, एक भी सेकंड नहीं लगता है, तुरंत मैसेज उधर जो है पहुंच जाता है। तो ये सब जो संभव हो पाया है सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि जो कि हलकारों जो है पहले जो क्या थे, पहले थे पक्षियों का सहारा जो है सूचना भेजने के लिए करते थे। डाक द्वारा जो है तार विभाग खुला और छपाई की मशीनें आई, टेलीफोन, और जो है बेतार का तार आया, और इस प्रकार जो है सूचना प्रचारण का क्षेत्र जो है बढ़ा। आज जो है सूचना प्रौद्योगिकी में हुए आविष्कारों के कारण पूरा विश्व एक परिवार की भांति हो गया है। जैसे परिवार में कोई भी प्रत्येक जो है गतिविधि हर सदस्य को जो है विदित है, मतलब कोई भी घटना घटती है सभी को पता हो जाती है फोन के माध्यम से। उसी प्रकार आज विश्व समाज की प्रत्येक गतिविधि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को पता है। टेलीविजन, कंप्यूटर ने सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति लाकर सामाजिक संबंधों को पूरी तरह से जो है प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया है। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिखना है। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया है, इसको भी हम देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन की आधुनिकीकरण क्या है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, और इससे जो है भारत में इसके क्या जो है परिणाम है इसकी भी व्याख्या आपको करना है। उसके बाद है सामाजिक आंदोलन को आपको जो है परिभाषित करना है, और भारत में जो कि सामाजिक सुधार आंदोलन पर भी आपको संक्षिप्त एक आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ से हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले आधुनिकीकरण क्या है,
उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो आधुनिकीकरण जो है परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की ओर जो है उन्मुख हो। अर्थात जो आधुनिकीकरण से जो है तात्पर्य है एक उन्नत व्यवस्था से लगाया जाता है। मतलब ये आज क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न का युग है, तो सभी जो बच्चे हैं जो कि पुरानी ख्यालात को नहीं, जो कि इनके जो माता पिता हैं उनके जो है जीवन शैली को नहीं जो है फॉलो करते हैं। जैसे कि उनका हेयर स्टाइल अलग है, बच्चे जो कि डिजाइन से कटवाते हैं, तो इस तरह से समाज जो है मॉडर्नाइजेशन हुआ है, समाज में आधुनिकीकरण जो है कह सकते हो आया है। तो ये जो है वही है आधुनिकीकरण। यहाँ से जो कि हालपर्न जी लिखते हैं, कहते हैं आधुनिकीकरण जो है रूपांतरण से संबंधित है और इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है, जैसे व्यक्ति जो है अपने समाज के निर्माण में जो है प्रयोग करता है। ठीक है, जो कि ये सभी क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन हुआ है। जैसे कि हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में देख लो, जैसे कि कोई काम, जैसे कोई कंपनी के ले लो फॉर एग्जांपल, तो काफ़ी लोग मिलकर जो है उसको काम करते थे। अब मशीनों का आविष्कार हो गया, मशीनों के द्वारा काफ़ी कार्य होने लगा। तो इस तरह से काफ़ी, जैसे कि खेती के लिए पहले बैलों के द्वारा खेती होती थी, अब जो कि ट्रैक्टर आ गए, सारी व्यवस्था आ गए, जो कि धान की मशीन भी आ गई, सब तरह के सभी चीज़ों की मशीनें आ गई हैं। तो ये जो है समाज में मॉडर्नाइजेशन ही हुआ है। अगली परिभाषा यहाँ से एमएन श्रीनिवास जी लिखते हैं कि किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में रहने वाले परिवर्तन के लिए यह प्रचलित जो है शब्द है। ठीक है, आधुनिकीकरण। तो स्पष्टता जो है आधुनिकीकरण एक ऐसा जो है निरंतर होने वाला परिवर्तन है जिसका झुकाव जो है भौतिक समृद्धि की ओर अधिक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा और भी इसको समझें कि मॉडर्नाइजेशन क्या है। अभी आपको विधत आपको समझ में आएगा। जो कि आधुनिक शब्द जो कि अंग्रेजी के मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण है, इसका अभिप्राय है कि जो है प्रचलन या फिर जो है फैशन, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है फैशन, मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। तो आधुनिकीकरण जो है सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तर्क पर आधारित है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी शुरुआत यूरोपीय ज्ञानोदय से हुई है। आधुनिकता से तात्पर्य है कि समकालीन है। आधुनिकता जो भी है समकालीन है, अर्थात वर्तमान समय में चलन में है वही आधुनिक है, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हो। मतलब जो फैशन होता है जो कि मॉडर्न जमाने का, यही होता है आधुनिकीकरण। जैसे कि इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है जो फैशन है, जो अन्य देशों से जो फैशन कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो जो कि यहाँ से अलातास महोदय लिखते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रसार होता है, जिससे जो है समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज तरक्की की ओर आगे बढ़ता है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। संसाधनों के क्षेत्र में होगा तो तरक्की होगा, और कपड़े जैसे कि पहनावे में होगा तो वो भी एक अलग कल्चर को प्रभावित करेगा, हमारे कल्चर को नष्ट करेगा। यहाँ से जो कि डेनियल महोदय लिखते हैं कि आधुनिकता जो प्रगति, उन्नति की ओर समृद्धता, अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था है। जो कि अगली परिभाषा श्यामचरण दुबे जी लिखते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो परंपरागत और अर्ध परंपरागत अवस्था से प्रौद्योगिकी के किन्हीं इच्छित प्रारूपों, उनसे जुड़ी सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं और सामाजिक आदर्श नियमों की ओर होने वाला परिवर्तन को स्पष्ट करती है। ठीक है, अब आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है भी समझ लीजिए। ठीक है, इसमें जो है सकारात्मक जो है प्रभाव जैसे कि शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में प्रगति और सामाजिक सुधार, जैसे कि बाल विवाह, छुआछूत जैसी जो कुरीतियाँ हैं इनका अंत हुआ इसके कारण, और आर्थिक विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलना इसमें शामिल है। इसके नकारात्मक भी कुछ प्रभाव है। ठीक है, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव क्या, इसको समझ लीजिए। जैसे कि हमें शिक्षा और जो है विज्ञान, तो शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, जिससे जो है तार्किक और वैज्ञानिक जो सोच है उसमें वृद्धि हुई। उसके बाद है सामाजिक सुधार, जैसे कि बाल विवाह पहले कर देते थे कम उम्र में, छुआछूत, सती प्रथा जैसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी, उसमें अब कमी आई है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया, समाज मॉडर्न हो गया, पढ़ा लिखा हो गया है, ये सबको गलत समझता है। और सामाजिक समानता और व्यक्ति के सम्मान को अधिक इसमें महत्व दिया गया है। फिर है आर्थिक जो है विकास,
तो औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि भी हुई है, क्योंकि मशीनों का उत्पादन हो गया, मशीनें बन गई, तो जाहिर सी बात है अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे तो उसमें वृद्धि भी होगी हर एक क्षेत्र में। फिर है लोकतंत्र और जो है नागरिक अधिकार। तो लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता की समझ भी जो है बढ़ी है। इसके हम नकारात्मक परिणाम की बात करें तो पारंपरिक मूल्यों में परिवर्तन। तो पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव आया है, जिससे जो है जो सामाजिक ताने माने हैं उस पर काफ़ी जो है असर पड़ा है। फिर है सामाजिक जो है समस्याएं। तो शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण बेरोजगारी, सामाजिक जो असमानता है, जिससे समस्याएं जो है बढ़ी है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन था कि सामाजिक आंदोलन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वांटेड है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सामाजिक आंदोलन क्या है इसको समझ लीजिए। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन क्या है? एक सामूहिक प्रयास है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि एक सामूहिक प्रयास है, काफी लोग मिलकर करते हैं और इस जिससे जो है एक नई सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है। सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक जो है या फिर सामूहिक एक प्रयास है जिससे एक नई जो है सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है। यह प्रयास जो है अल्पकालीन, दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है। देखो जितने भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं, कभी कभी क्या है कोई भी जब आंदोलन किया जाता है तो जो सरकारें मान लेती है उसको तो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है। जब सरकार नहीं मानती है तो काफ़ी लंबे दिनों तक होता है। तो ये जो प्रयास, जो सामाजिक आंदोलन है, ये अल्पकालीन भी हो सकता है, दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है समन्वित व्यवहार है जिससे वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्राय निश्चित हो जाता है। परिवर्तन एक जो है अनिवार्य विशेषता है जो न्यूनधिक अंशों में सभी जो है समाजों में पाई जाती है। तो परिवर्तन सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन इसी प्रक्रिया को एक निश्चित मोड़ जो है देती है। सामाजिक आंदोलन क्या है? एक समाज जो है सामूहिक प्रयास है जिससे नई जो है सामाजिक व्यवस्था अवतरित होती है। सिंपल सी परिभाषा 2 लाइनों में आपको लिखनी है। अगली परिभाषा जो कि हर्बर्ट ब्लूमर जी लिखते हैं, कहते हैं सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है, प्रयत्न है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है। उनका भी कहना वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो कि टर्नर और जो कि किलन महोदय जी लिखते हैं, कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देते। ये कहते हैं कि सामाजिक जो आंदोलन है ये सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी परिवर्तन हो गए हैं समाज में जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, उनका विरोध भी करते हैं। इनका यही कहना है। ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, अपितु उन परिवर्तनों का भी विरोध करता है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। और इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे वांछित सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा मिलती है। वांछित मतलब होता है जो समाज के लिए अच्छा होता है, और जो अवांछित परिवर्तन है जो समाज के लिए अच्छे नहीं है उनका विरोध किया जाता है। इसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं, ठीक है। अब इसके प्रकारों की हम बात करें तो सामाजिक आंदोलन जो कि शोषण, अन्याय के विरुद्ध अथवा किसी नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए होता है, उसे जो 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्रथम सामाजिक जो है सामान्य सामाजिक आंदोलन, दूसरा है विशिष्ट सामाजिक आंदोलन। तो विशिष्ट सामाजिक आंदोलन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है या फिर बांटा जा सकता है। प्रथम है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, दूसरा है सुधार आंदोलन। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भी जो है होता है जिसमें जो है धार्मिक आंदोलन, ठीक है, शोभनचार आंदोलन भी इसमें जो है आंदोलनों को जो है रखते हैं। अब इसमें जो एग्जाम में फंसता है कि सुधार आंदोलन क्या है, जो कि आपके इस क्वेश्चन में भी था। तो सुधार आंदोलन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सुधार आंदोलन जो है सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रारंभ किए जाते हैं। सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए किए जाते हैं। प्रमुख जो है सामाजिक समस्याएं जिनको केंद्र मानकर सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए हैं वे हैं बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज, बहुपद विवाह, विवाह विच्छेद, अंतरजातीय विवाह, नारी शिक्षा की कमी, नारी के परिस्थिति, अस्पृश्यता तथा जो है छुआछूत, वैश्यावृत्ति, नशाखोरी, क्षेत्रवाद और जातिवाद। तो इस तरह से सामाजिक जो समस्या है उसके समाधान के लिए आंदोलन जो है सुधार आंदोलन किए गए हैं। तो इसमें जो है जो कि बाल विवाह, जो कि छोटे जो कि उम्र में शादी कर देना, विधवा विवाह, इसमें जो है सुधार किया गया है, ठीक है, विधवा विवाह। उसके बाद दहेज और बहुपत्नी मतलब होता है जिसकी एक से अधिक पत्नियां होती हैं। फिर है विवाह जो है विच्छेद, जिसको हम तलाक कहते हैं। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय मतलब होता है जब अपनी ही जाति से विवाह किया जाता है तो उसको अंतरजातीय कहते हैं। बाहिर जातीय विवाह होता है जो अपनी जाति से बाहर जाति से जब विवाह करते हैं तो उसको बाहिर जातीय कहते हैं।
तो ये थे इसके उद्देश्य। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन कि नए सामाजिक आंदोलन की अर्थ है इसका, इसकी प्राकृत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से आपको समझाना है। और भारत में महिला आंदोलन पर एक संक्षिप्त आपको लेख आपको लिखना है। तो सबसे पहले नए सामाजिक आंदोलन क्या है इसको समझ लीजिए। तो भारत में या फिर कह सकते हैं जो नए सामाजिक जो आंदोलन है वे संगठित प्रयास है जिनका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना है, जो पारंपरिक वर्ग आधारित जो है संघर्षों से परे मुद्दे पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, लैंगिक जो है समानता। तो नए सामाजिक आंदोलन क्या है, वे संगठित प्रयास है जिनका उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाना है और जो पारंपरिक वर्ग आधारित संघर्ष से परे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण करना, मानवाधिकार, लैंगिक जो है समानता। इनकी जो है प्राकृत मुख्य रूप से पहचान और सांस्कृतिक परिवर्तन पर आधारित होती है, जो पुराने आंदोलन के विपरीत है जिनका ध्यान जो है आर्थिक मुद्दों पर होता है। अब इसकी प्राकृत क्या है, इसका अर्थ सबसे पहले समझो। तो नए सामाजिक आंदोलन सामूहिक कार्यों का एक रूप है जो सामाजिक मानदंडों, संस्थाओं को चुनौती देते हैं और समाज में सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन जो है लाते हैं। अब पुराने जो है आंदोलन में इसका क्या अंतर है इससे, तो ये आंदोलन जो है पारंपरिक श्रमिक आंदोलन से जो है भिन्न है, जो कि मुख्य रूप से बेहतर जीवन, काम की जो है परिस्थितियों जैसी जो है आर्थिक जो मांगों पर केंद्रित थे। नए जो आंदोलन है ये आपकी पहचान, नागरिक जो आपके अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो पर्यावरण का जो न्याय है, जो मानवाधिकार है, इस तरह के व्यापक मुद्दों को ही उठाता है। ठीक है, इसी पर केंद्रित है। इसके हम प्राकृत की बात करें, जैसे कि इसमें मुद्दा आधारित, तो ये आंदोलन जो है विशिष्ट मुद्दा जैसे कि पर्यावरण क्षरण, लैंगिक समानता, मानवाधिकार पर जो है केंद्रित होते हैं। अब विशिष्ट जो है वर्ग विशिष्ट नहीं, मतलब जो है ये जो आंदोलन होते हैं किसी एक वर्ग के हित तक जो है सीमित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें सभी वर्गों की भलाई जो है करते हैं, जैसे कि पर्यावरण जो है आंदोलन। उसके बाद है पहचान और जो है संस्कृति पर जोर। तो ये जो आंदोलन है पहचान, संस्कृति परिवर्तन, सामाजिक न्याय पर अधिक जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर है आधुनिक समाज की चिंताएं। तो ये जो आंदोलन होते हैं आधुनिक समाजों की चिंताओं जैसे कि उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों को जो संबोधित करते हैं। फिर है विभिन्न जो है रणनीतियाँ। तो इसमें जो है जीवन शैली में बदलाव, जागरूकता अभियान, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सीधे कार्यवाही जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। फिर है सोशल मीडिया का प्रभाव। तो आधुनिक आंदोलन में सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सूचना का तेजी से प्रसार होता है और एक व्यापक स्तर से संगठन और धन जो जुटाना संभव होता है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि पर्यावरण आंदोलन। तो भारत में पर्यावरण आंदोलन जिसको हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं, तो भारत में चिपको आंदोलन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां लोगों ने पेड़ों को जो है काटने के लिए, रोकने के लिए उन्हें जो है गले से लगाया था। या जो है पर्यावरण की स्थिरता स्थानीय समुदाय के अधिकारों पर केंद्रित है, न कि केवल आर्थिक मुद्दे पर। उसके बाद है महिला आंदोलन। तो महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनों, वित्त सत्तात्मक मानदंडों में बदलाव की मांग करने वाले आंदोलन नए सामाजिक आंदोलन का प्रमुख उदाहरण है। फिर है मानवाधिकार आंदोलन, जैसे कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय, स्वदेशी लोगों, अन्य जो शोषित समूह के मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले आंदोलन है। हाशिए पर रहने वाले जैसे कि नीची जाति के जो लोग थे, काफ़ी मारे पीटे जाते थे, प्रताड़ित किए जाते थे, तो उनके मानवाधिकारों के लिए उनको न्याय दिलाने के आंदोलन नए प्रारंभ हुए। फिर है दलित आंदोलन। हालांकि दलित आंदोलन की जड़ें जो है पुरानी है, लेकिन इसके जो है आधुनिक रूप पहचान, गरिमा, सामाजिक सम्मान के जो है मुद्दे पर भी जो है ध्यान केंद्रित करता है। तो संक्षेप में हम कहें तो नए सामाजिक आंदोलन समाज में शक्ति संबंधों को चुनौती देते हुए जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जो पहचान है, जो जीवन की गुणवत्ता है, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब महिला आंदोलन क्या है उसको भी समझ लीजिए, आपका लास्ट का क्वेश्चन है। तो महिला आंदोलन, जैसे कि महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था, उनके साथ कह सकते हो जो समान उनको अधिकार नहीं था। ठीक है, तो महिलाओं ने जो है एकजुट होकर, क्योंकि महिला आंदोलन में काफ़ी पुरुषों का भी योगदान रहा है, तो ये सब एकजुट होकर जब आंदोलन किए तो इसी को हम महिला आंदोलन कहते हैं। तो इसको यहाँ सब समझेंगे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही महिलाओं की स्थिति में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो समाज सुधारक थे, अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बनाकर उनकी दशा में सुधार के लिए प्रयास किए। महिला आंदोलन में पुरुषों का भी जो योगदान रहा है। कुछ जो अग्रणी महिलाएं थे, इन्होंने जो है स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की जो समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया है। अनेक जो संगठन थे, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा और एनी बेसेंट,
थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि का सहयोग जो है महिला आंदोलन में रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं ने मूल वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, दहेज विरोधी आंदोलन, महिला आरक्षण आदि के लिए आंदोलन जो किए हैं। ठीक है, तो महिलाओं के हितों के लिए जैसे कोई भी आंदोलन, जैसे कि महिला यौन पीड़न के खिलाफ, इस तरह के आंदोलन जो है महिलाओं ने अपने समाज में अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए अनेक प्रकार की योजना बनाकर आंदोलन को जो प्रारंभ किया है, जो महिलाओं को सभी के साथ समान अधिकार, उनको समाज में उसकी जो स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित करती थी। तो इसके बारे में आपको जो है बनाकर लिख देना है। ज़्यादा कोई विशेष आपका कठिन आपका क्वेश्चन है नहीं। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी, जो कि सदस्य हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।